हेलो दोस्तों, आपका बंधु क्लासेस में स्वागत है। तो शुरू करते हैं बिना देरी किए हुए लल्लल टॉप स्टैटिक जीके के महत्वपूर्ण प्रश्नों को, जो आपके विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए होंगे रामबाण। क्योंकि जब तक तोड़ेंगे नहीं, जब तक छोड़ेंगे नहीं। तो आइए देखते हैं आज की क्लास का पहला प्रश्न। प्रश्न देखें इससे पहले जो भी चैनल पर नए जुड़े हों वह चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस कर देंगे दोस्तों। तो आज का पहला प्रश्न है, सुल्तान मोहम्मद तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से हस्तांतरित की थी। अकबराबाद को, दौलताबाद को, औरंगाबाद को या शाहजहानाबाद को। तो मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली से अपनी राजधानी को दौलताबाद को हस्तांतरित किया था। तो आपका राइट आंसर होगा बी वाला। कहा जाता है दोस्तों, मोहम्मद बिन तुगलक का यह मानना था कि दौलताबाद जो है उसके साम्राज्य के, यानी उसके साम्राज्य के क्या है, साम्राज्य के केंद्र में स्थित है। यानी केंद्र में स्थित है, केंद्र में स्थित है। अगर वह दिल्ली से अपनी राजधानी दौलताबाद कर लेता है तो वह क्या करेगा, साम्राज्य पर सुव्यवस्थित तरीके से आराम से क्या कर लेगा, कंट्रोल कर लेगा। लेकिन दोस्तों यह भी है कि कुछ इतिहासकारों का यह भी मानना था कि मोहम्मद बिन तुगलक को, यानी सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक को दिल्ली वासियों के द्वारा, यानी वहां के लोगों के द्वारा भद्दी भद्दी गालियां दी जाती थी। यानी पर्चे लिखकर वो डाल दिए जाते थे। और इसी कारण मोहम्मद बिन तुगलक जो है दिल्ली वासियों को क्या करना चाहता था, सजा देना चाहता था। इस कारण जो राजधानी थी वह दिल्ली से कहाँ हस्तांतरित किया था, दौलताबाद हस्तांतरित किया था। कहा जाता है दोस्तों जो दौलताबाद था इसी का पुराना नाम देवगिरी था। कौन नाम था, देवगिरी था। देव, इसका पुराना नाम देवगिरी था। इसी का नाम चेंज करके दौलताबाद किया गया और इसी को मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा अपनी राजधानी बनाई गई। कहा जाता है कि जब एक इतिहासकार हुए थे मध्यकाल में, जियाउद्दीन बर्नी, बर्नी ने कहा था कि जो मोहम्मद बिन तुगलक था या दिल्ली जो हस्तांतरण किया था 1300, लगभग 1327 ईस्वी के आसपास, यानी जो इसका हस्तांतरण किया गया था कब, 1327 के 27 ईस्वी के आसपास। और मोहम्मद बिन तुगलक जो है 1325 ईस्वी में दिल्ली की गद्दी पर बैठता है। तो आपका राइट आंसर है बी वाला। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था कपिलवस्तु में, सारनाथ में, लुम्बिनी में, राजगिरी में। तो दोस्तों जो गौतम बुद्ध हैं दोस्तों, इनका जन्म नेपाल की तराई जो कपिलवस्तु के निकट एक स्थान है जिसका नाम था लुम्बिनी। तो इनका जन्म लुम्बिनी में, यानी आपका राइट आंसर हो जाएगा सी वाला, लुम्बिनी में 563 इस बीसी में, यानी 563 बीसी के आसपास इनका जन्म हुआ था। कहा जाता है दोस्तों जिस समय गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था वह कौन सा दिन था, बुद्ध पूर्णिमा थी। यानी सॉरी दोस्तों, पूर्णिमा का दिन था। तो इसी कारण बुद्ध पूर्णिमा इसे कहा जाता है। और जिस समय गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था 10 दिन के बाद कहा जाता है कि इनकी माता का इंतकाल हो गया था। और इनका जो पालन लालन पालन पोषण था वह किसके द्वारा किया गया था, इनकी मौसी के द्वारा, जिनका नाम था गौतमी प्रजापति के द्वारा इनका लालन पालन किया गया था। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, कीर्ति स्तंभ का निर्माण निम्नलिखित में से किसने करवाया था, राणा सांगा, राणा कुंभा, विजय कीर्ति या महमूद खिलजी। तो कीर्ति स्तंभ दोस्तों इसी को हम लोग कभी कभी विजय स्तंभ के रूप में भी देखते हैं। यानी इसे क्या कहते हैं, विजय स्तंभ भी कहते हैं, विजय स्तंभ भी कहते हैं। इसका निर्माण 1448 ईस्वी में, 1448 ईस्वी में राणा कुंभा के द्वारा चित्तौड़गढ़ किले में करवाया गया था। कहां करवाया गया था दोस्तों, चित्तौड़गढ़ किले में इसका निर्माण करवाया गया था। 1448 ईस्वी में राणा कुंभा के द्वारा चित्तौड़गढ़ किले में इसका करवाया गया था। कीर्ति स्तंभ को कभी कभी क्या होता है,
विजय स्तंभ के नाम से भी जाना जाता है। तो इसलिए आपका राइट आंसर हो जाएगा बी वाला, राणा कुंभा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, मंगल ग्रह के संदर्भ में सही कथन का चयन करें। इसे नीला ग्रह कहा जाता है, इसे पीला ग्रह कहा जाता है, इसे लाल ग्रह कहा जाता है, या उपरोक्त सभी असत्य हैं। यानी जो मंगल ग्रह होता है दोस्तों, या सूर्य के कहा जाए तो सूर्य का तीसरा या तीसरा ग्रह सबसे बड़ा है, और यहाँ की जो मिट्टी होती है, यहाँ की लाल मिट्टी पाई जाती है, इसी कारण इसे लाल ग्रह भी कहा जाता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सी वाला, इसे लाल ग्रह कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। विक्टोरिया जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? अमेजन, जेम्बेजी, मिसोरी, या सेंट लॉरेंस। जो विक्टोरिया जलप्रपात है दोस्तों, यह अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है, अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है, या अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है, अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। इसका जो निर्माण किया गया है वह जेम्बेजी नदी पर किया गया है। तो आपका राइट आंसर होगा बी वाला। अगला प्रश्न देखें। अगला प्रश्न है, खासी, गारो और जयंतिया की पहाड़ियां कहाँ स्थित है? मेघालय में, नागालैंड में, मिजोरम में, या मणिपुर में। तो खासी, गारो और जयंतिया पहाड़ियां कहाँ मिलती हैं? पूर्वोत्तर भारत में, यानी हम कहाँ की बात करें, पूर्वोत्तर पूर्वोत्तर भारत में ये पहाड़ियां मिलती हैं। और पूर्वोत्तर भारत में किस राज्य में? तो मेघालय राज्य में। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ए वाला, मेघालय राज्य में। अगला प्रश्न देखते हैं। देहांग देहांग अभ्यारण्य स्थित है अरुणाचल प्रदेश में, मेघालय में, मिजोरम में, या सिक्किम में। जो देहांग देहांग है दोस्तों, या अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? तो अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ए वाला, यानी अरुणाचल प्रदेश। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, थार रेगिस्तान किस राज्य में स्थित है? गुजरात, राजस्थान, पंजाब, मध्य प्रदेश। जो थार रेगिस्तान है दोस्तों, यह भारत और पाकिस्तान के मध्य पाया जाता है, और इसकी जो अधिकतर विस्तार है दोस्तों, या इसका कहें अधिकतर विस्तार भारत के किस राज्य में पाया जाता है? तो राजस्थान में पाया जाता है। इसलिए आपका राइट आंसर हो जाएगा बी वाला, यानी राजस्थान में। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, लखनऊ किस नदी के किनारे बसा है? गोदावरी, कोसी, ब्रह्मपुत्र, या गोमती। तो लखनऊ उत्तर प्रदेश का कैपिटल है, और यह गोमती नदी पर बसा हुआ है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा डी। अगर हम गोमती नदी की बात कर लें दोस्तों, तो गोमती नदी जो है, यह पीलीभीत में स्थित, यानी पीलीभीत में स्थित फुल्लर झील है दोस्तों। फुल्लर फुल्लर झील है, यानी ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है। फुल्लर झील है, यहीं से इसका उद्गम होता है। और गोमती नदी पर लखनऊ के अलावा उत्तर प्रदेश के दो और महत्वपूर्ण शहर स्थित हैं। दूसरा शहर अगर हम बात करें तो सुल्तानपुर सुल्तानपुर शहर भी इसी नदी के तट पर स्थित है। और तीसरे शहर की अगर हम बात करें तो एक शहर है जौनपुर। जौनपुर भी क्या है? गोमती नदी पर स्थित शहर महत्वपूर्ण है। यानी उत्तर प्रदेश के जो तीन प्रमुख शहर हैं, जैसे लखनऊ, सुल्तानपुर, जौनपुर, क्या है? गोमती नदी पर स्थित हैं। तो आपका राइट आंसर है डी, गोमती नदी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारतीय संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, लोकसभा का अध्यक्ष, राज्यसभा अध्यक्ष। जो दोस्तों जो संयुक्त अधिवेशन होता है, खास तौर पर जो साधारण बिल आते हैं, अगर दोनों सदनों में किसी बात को लेकर गतिरोध उत्पन्न हो जाता है, तो इसके लिए क्या होता है? संयुक्त अधिवेशन की बैठक बुलाई जाती है। अब दोस्तों यहीं पर एक टर्म होता है कि संयुक्त जो अधिवेशन होता है, इसकी जो बैठक बुलाता है वह राष्ट्रपति बुलाता है।
यानी जो संयुक्त अधिवेशन होता है, इसकी बैठक आहूत कौन करता है? तो भारत का राष्ट्रपति करता है। और इस संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? तो लोकसभा अध्यक्ष यानी भारत का स्पीकर करता है। तो दो बातें अगर आपसे कहेगा कि संयुक्त अधिवेशन आहूत कौन करता है, बुलाता कौन है, तो आपका राइट आंसर होगा राष्ट्रपति। लेकिन यहाँ क्वेश्चन पूछ रहा है कि इसकी अध्यक्षता कौन करता है? तो लोकसभा अध्यक्ष या हम कह देते हैं स्पीकर। स्पीकर क्या है? संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता करता है। आपका राइट आंसर होगा सी वाला। और संयुक्त अधिवेशन को आहूत कौन करता है, बुलाता कौन है? तो भारत का प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति इसको बुलाता है। तो आपका राइट आंसर है सी वाला। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में आपातकालीन की अवधारणा किस देश से ली गई है? कनाडा, आयरलैंड, इटली, जर्मनी। तो दोस्तों, आपातकालीन की जो अवधारणा है, भारतीय संविधान विशेषज्ञों ने या किस देश से अडॉप्ट की थी? तो जर्मनी से अडॉप्ट की थी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा डी वाला। अगर हम आयरलैंड की बात करें तो हमारे संविधान विशेषज्ञों ने जो आयरलैंड से कौन सी ऐसी बात ली थी? तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व। ये कई बार हर एग्जाम में तो ये पेड क्वेश्चन है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व, राज्य के नीति नीति निर्देशक तत्व। अगर राज्य के नीति निर्देशक तत्व की बात की जाए कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस देश से अडॉप्ट किए गए हैं या लिए गए हैं, तो ये किस देश से लिए गए हैं? आयरलैंड से लिए गए हैं। कनाडा से अगर हम बात करें तो कनाडा से भारतीय संविधान विशेषज्ञों ने यहाँ का यूनियन मतलब भारतीय संघ, जो भारतीय संघ है वह किस पर आधारित है? तो कनाडा, जो भारतीय संघ है या किस पर आधारित है? तो भारत कनाडा के संविधान पर आधारित है। यानी अगर हम भारतीय संघ की बात कर ले तो यह किस पर आधारित है? कनाडा के संविधान से हम लोग इसको अडॉप्ट किए हैं। और राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस संविधान से लिए हैं? तो यह आयरलैंड के संविधान से लिए हैं। और आपातकालीन अवधारणा जर्मनी के संविधान से लिया गया है। राइट। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष होता है प्रधानमंत्री, वित्त मंत्री, गृह मंत्री या इनमें से कोई नहीं? जो दोस्तों, राष्ट्रीय विकास परिषद की जो स्थापना की अगर हम बात करें तो इसकी स्थापना 1992 में 1992 में इसका गठन किया गया था। इसका काम था योजना आयोग के द्वारा बनाई गई नीतियों का या योजनाओं का क्या करना था? उसको परमिट देना था या उसे रिव्यू करके पास करना था। लेकिन 1 जनवरी 2015 को, यानी एक डेट आपको महत्वपूर्ण ये डेट है, 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग की समाप्ति कर दी गई और उसके स्थान पर एक नई बॉडीज लाई गई या नीति बनाने के लिए एक नई बॉडी लाई गई जिसका नाम है नीति आयोग। यानी जो नीति आयोग है या किसके स्थान पर काम करता है? योजना आयोग के स्थान पर काम करता है। जो योजना आयोग था उसको समाप्त कर कर नीति आयोग लाया गया और इसकी जो अध्यक्षता करता है तत्कालीन प्रधानमंत्री, यानी जो वर्तमान में प्रधानमंत्री होगा वही राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष होगा और वही योजना आयोग कहें या हम नीति आयोग कहें उसका भी अध्यक्ष वही होता है। तो आपका राइट आंसर होगा ए वाला, यानी प्रधानमंत्री। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारतीय संविधान में वित्त आयोग की नियुक्ति का प्रावधान किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? आपके सामने विकल्प है अनुच्छेद 324, अनुच्छेद 280, अनुच्छेद 315 या अनुच्छेद 125। तो वित्त आयोग जो है दोस्तों, यह भारत के संघ और राज्य के वित्त संबंधी मामलों की देखरेख करता है और यह भारत में प्रत्येक 5 वर्ष पर गठित किया जाता है। तो इस कितने वर्षों के लिए गठित किया जाता है?
5 वर्षों के लिए गठित किया जाता है। अब इस वित्त आयोग का संवैधानिक आयोग है और इसका उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है, यही आपसे क्वेश्चन बता रहा है। तो आपका राइट आंसर क्या होना चाहिए? बी वाला 280, यानी अनुच्छेद 280 में क्या है? वित्त आयोग की नियुक्ति का प्रावधान संविधान में किया गया है। अनुच्छेद 315 की बात करें तो अनुच्छेद 315 में दोस्तों संघ लोक सेवा आयोग की बात की गई है, और अनुच्छेद 324 में अगर हम बात करते हैं तो निर्वाचन आयोग की बात की गई है। अनुच्छेद 324 क्या कहता है? निर्वाचन आयोग से संबंधित प्रावधान किए गए हैं, और अनुच्छेद 315 में संघ लोक सेवा आयोग के प्रावधान किए गए हैं। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, पंचायती राज की शुरुआत हुई थी 1952 में, 1947 में, 1979 में या 1959 में? पंचायती राज की शुरुआत पंडित प्रथम देश के प्रथम राष्ट्रपति प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा 1959 में की गई थी। यानी जो पंचायती राज की शुरुआत भारत में किस वर्ष की गई थी? 1959 में की गई थी। अब दोस्तों कभी कभी ये पूछ लेता है कि इसकी शुरुआत कहां से हुई थी, तो अगर स्टेट की बात करता है तो इसकी शुरुआत राजस्थान से, राजस्थान में एक स्थान है दोस्तों नागौर, ना गौर से की गई थी। और कब की गई थी? तो 1959 में की गई थी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा डी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? सी राजगोपालाचारी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर बी आर अंबेडकर या लॉर्ड माउंटबेटन? तो दोस्तों जिस समय भारत अगर स्वतंत्रता की बात करता है तो भारत कब स्वतंत्र हुआ था? एक डेट होती है 15 अगस्त, 15 अगस्त 1947, यानी 1947। इस डेट के बाद क्या होता है? भारत एक स्वतंत्र राष्ट्र कहलाता है। यानी 1947 से पहले भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? तो लॉर्ड माउंटबेटन थे। यानी लॉर्ड माउंटबेटन जो थे भारत के गवर्नर जनरल थे। माउंटबेटन क्या थे? भारत के गवर्नर जनरल थे। जिस समय भारत की स्वतंत्रता प्राप्त होती है तो यहाँ के जो प्रमुख नेता थे उन्होंने कहा कि हम किसे अडॉप्ट करेंगे। अभी ही भारत के गवर्नर जनरल कौन रहेंगे? लॉर्ड माउंटबेटन रहेंगे। यानी उस समय ये इसलिए कहा जाए, स्वतंत्र भारत की बात कर रहा है तो लॉर्ड माउंटबेटन पहले भारतीय गवर्नर जनरल बनते हैं। कभी कभी आपसे क्वेश्चन पूछ लेता है कि अंग्रेज के दौर के, यानी कहे अंग्रेजों का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था या वायसराय कौन था, तब भी आपका आंसर क्या होगा? लॉर्ड माउंटबेटन होगा। कभी कभी एक टर्मिनोलॉजी और थोड़ी सी घुमा के क्वेश्चन आयोग आपसे पूछता है कि स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे। यानी जिस समय भारतीय शब्द का इस्तेमाल कर देगा तो आपका आंसर क्या होगा? चेंज हो जाएगा। यानी अब आपका आंसर क्या हो जाएगा? सी राजगोपालाचारी हो जाएगा। यानी जहां ही भारतीय गवर्नर जनरल की बात करेगा तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? सी राजगोपालाचारी हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, लोकसभा के सदस्यों की संख्या निर्धारित करने का आधार होता है राज्य की जनसंख्या, राज्य का क्षेत्रफल, विधानसभा की सदस्य संख्या या जिलों की संख्या? लोकसभा की सदस्यों की जो संख्या अभी तक निर्धारित होती है दोस्तों, वह राज्य की जनसंख्या के आधार पर निर्धारित होती है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ए। जैसे फॉर एग्जांपल देखते हैं कि वर्तमान में उत्तर प्रदेश प्रदेश की जनसंख्या क्या है? सबसे अधिक है। तो यहां जो लोकसभा के सदस्यों की संख्या है सबसे अधिक है। यानी कितनी संख्या है? 80 सदस्य हैं। 80 सदस्य लोकसभा के हैं। ऐसा क्यों है? क्योंकि यहाँ जिलों की संख्या अधिक है, इस कारण नहीं, क्योंकि यहाँ राज्य की जनसंख्या क्या है? सबसे अधिक है। तो यहाँ का जो लोकसभा मेंबर होंगे वो भी सबसे अधिक होंगे। वर्तमान में 80 लोकसभा मेंबर हैं उत्तर प्रदेश से। यानी यूपी से कितने लोकसभा मेंबर हैं? तो 80 हैं। कौन है? लोकसभा मेंबर, लोकसभा सभा
सदस्य। इस समय 80 है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, किसी विधेयक के धन विधेयक होने का निर्णय कौन करता है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, केंद्रीय मंत्रिमंडल। यानी जब जिस समय लोकसभा या राज्यसभा में कोई विधेयक लाया जाता है तो यह विधेयक धन विधेयक है या नहीं है, इसका जो अंतिम निर्णय होता है वह लोकसभा स्पीकर का होता है, यानी लोकसभा अध्यक्ष का होता है। यानी उसको धन विधेयक होने का जो अंतिम फैसला सुनाता है वह कौन सुनाता है? लोकसभा अध्यक्ष सुनाता है। तो इसलिए आपका राइट आंसर हो जाएगा सी वाला हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों के प्रावधान की संस्तुति निम्नलिखित में से किसने की थी? ठक्कर आयोग ने, अयंगर समिति ने, बलवंत राय मेहता समिति ने, स्वर्ण सिंह समिति ने। तो मूल कर्तव्यों का की बात अगर हम करें तो जो मूल कर्तव्य है ये कहीं कहीं पूछ लेता है कि हम 21 संविधान से लिए हैं। तो पूर्व सोवियत संघ से मूल कर्तव्यों को हम कहा लिए हैं? पूर्व सोवियत संघ से। सोवियत संघ से इसे एडॉप्ट करते हैं। थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन ना हो दोस्तों, अगर मौलिक अधिकारों की बात करें, फंडामेंटल राइट्स की बात करें, तो ये किस देश से लिया गया है? तो यूएसए से लिया है। यानी मूल कर्तव्य पूर्व सोवियत संघ से लिया गया है। तो मौलिक कर्तव्य, मौलिक अधिकार किससे लिया गया है? तो यूएसए के संविधान से लिया गया है, यानी संयुक्त राज्य अमेरिका से मौलिक अधिकार लिया गया है। और मौलिक कर्तव्यों को संविधान में शामिल करने के लिए सर्वप्रथम जिस समिति ने सुझाव दिया था वह समिति कौन सी थी? स्वर्ण सिंह समिति थी। आपका राइट आंसर हो जाएगा डी वाला। बलवंत राय मेहता समिति जो दोस्तों थी, इसने पंचायत के बारे में संस्तुति दी थी। यानी पंचायत, जो भारत में पंचायती राज चलती है, पंचायती राज व्यवस्था चलती है, बलवंत राय मेहता ने इसके बारे में सुझाव दिया था, त्रिस्तरीय पंचायत समिति की। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, यह कहा था? महात्मा गांधी ने, गोखले ने, सुभाष चंद्र बोस ने, लोकमान्य तिलक ने। तो दोस्तों स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, यह स्टेटमेंट 1916 में लखनऊ अधिवेशन के दौरान, यानी 1916 में लखनऊ अधिवेशन के दौरान, इसी अधिवेशन में क्या होता है दोस्तों कि गरम दल और नरम दल क्या होते हैं? आपस में ज्वाइंट हो जाते हैं। एक बार फिर दोबारा, जो 1907 वाले अधिवेशन में यानी गरम दल और नरम दल अलग हुए थे, वह आगे चलकर 1916 में 1916 में लखनऊ अधिवेशन, लखनऊ अधिवेशन में यानी कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में क्या होता है? दोबारा एक दूसरे से मिल जाते हैं। इसी 1916 लखनऊ अधिवेशन में एक महत्वपूर्ण घटना और घटती है दोस्तों, जो क्या होता है? कांग्रेस और मुस्लिम लीग का आपस में विलय हो जाता है। इसी समय लोकमान्य तिलक के द्वारा यह स्टेटमेंट दिया गया था कि भारत एक बालक था, अब वह बड़ा हो गया है और अंग्रेज मालिक को यह चाहिए कि बालक को उसका हिस्सा दे दिया जाए। यानी स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। यह स्टेटमेंट लोकमान्य तिलक के द्वारा कब कहा जाता है? 1916 लखनऊ अधिवेशन में यह स्टेटमेंट दिया जाता है। तो आपका राइट आंसर होगा डी वाला। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, बंगाल में अस्थाई बंदोबस्त किसने शुरू किया था? वारेन हेस्टिंग, लॉर्ड कॉर्नवालिस, विलियम बेंटिंग या रॉबर्ट क्लाइव। तो दोस्तों बंगाल में अस्थाई बंदोबस्त की शुरुआत जो होती है वह कब होती है? 1993 में। 1793 में बंगाल में परमानेंट सेटलमेंट की व्यवस्था होती है, यानी अस्थाई बंदोबस्त की शुरुआत होती है। इस शुरुआत को करने वाला कौन था? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस था। आपका राइट आंसर हो जाएगा बी। कहा जाता है लॉर्ड कॉर्नवालिस को स्पेशल जो गवर्नर जनरल बना के भेजा गया था, इसी के लिए भू राजस्व की अस्थाई दर को, क्योंकि नया नया भी अंग्रेजों ने भारत में अधिकार किया था
उनको भू राजस्व की व्यवस्था के बारे में इतनी जानकारी नहीं थी। जैसे कि अभी हम इससे लॉर्ड कॉर्नवालिस से पहले वारेन हेस्टिंग भारत यानी बंगाल का गवर्नर होता है, और इसने क्या किया था, एक ठेकेदारी व्यवस्था चलाई थी। पहले इसने क्या किया था, भू राजस्व को 5 साल ठेके पर दिया था। जब यह असफल हो गया था तो 1 साल पर ठेके के देने की प्रथा आरंभ की थी। इसी चक्कर में क्या होता है, इसी समस्या का समाधान के लिए विशेष तौर पर लॉर्ड कॉर्नवालिस को भारत का यानी बंगाल का गवर्नर जनरल कर बनाकर भेजा जाता है। जिस समय लॉर्ड कॉर्नवालिस भारत आता है, उसने सर्वप्रथम क्या किया था, 1790 में 1790 में क्या हुआ था, यानी जो जमींदार थे उनको जो भू राजस्व वसूलने की दर या जमीन का मालिकाना हक क्या दिया था, 10 सालों के लिए, 10 वर्षों के लिए दिया था कि हम 10 वर्षों के लिए तुम्हें भू राजस्व वसूलने का अधिकार देते हैं। लेकिन उन 1793 में आते आते इसने क्या किया था, इस दर को क्या किया था, परमानेंट कर दिया था, यानी अस्थाई बंदोबस्त लागू कर दिया था। तो अस्थाई बंदोबस्त शुरू करने वाला कौन गवर्नर था, तो लॉर्ड कॉर्नवालिस था। तो दोस्तों, यह वीडियो आपको कैसा लगा, आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे दोस्तों, और लाइक करना बिल्कुल ना भूलेंगे, और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।